नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। वर्तमान में जो खबर आपको बतला रहे हैं और जो गतिविधि आपको बतलाने जाएँगे, यह बाल विकास महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा को लेकर के है। जी हाँ, हालाँकि अभी हर जगह पर और हर एक जहाँ-जहाँ आंगनबाड़ी सेविका दीदियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जिसमें हो हंगामा, खास करके चंदनगढ़ या हर जगह पे सुनने को आ रहा होगा कि सही तरीके से सही रूप से सेविका चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में क्या कुछ दिया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बतलाने आए हैं और उसी गतिविधियों के विश्लेषण करते हुए और उसी सभी तमाम जानकारी देने के लिए जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत असुविधा ना हो, तो हम आपको यूँ रूबरू कर दें। गाइडलाइन कुछ यह जो दिशा निर्देश आया गया है वो 30/9/2022 का है। जी बिल्कुल सही समझ आप। 30/9 के बाद जो जितनी भी प्रक्रिया चलते आ रही है, चाहे सीडीपीओ मैडम के द्वारा हुआ कोई सेविका का आंगनबाड़ी के केंद्र के जो सुपरवाइजर हो, प्रशिक्षु हो, शिक्षु की प्रशिक्षिका हो, जो कोई भी हैं जो आते हैं आपको चुनाव करवाने के दरमियान जो बातों को रखते हैं, उन बातों में क्या क्या मुद्दे या सामने सवाल आता है, उन सवालों के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपको यूँ ही बतलाने वाले हैं। तो हम आपको यूँ बतला दें कि गाइडलाइन में जो दिया गया है क्या क्या उनके बारे में है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि आंगनबाड़ी में जो गाइडलाइन दिया गया है, यह गाइडलाइन शर्तें जो है आंगनबाड़ी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी एवं आंगनबाड़ी सहायिका का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक तक होनी चाहिए। तो कम से कम आंगनबाड़ी का जो सेविका जो बनने वाली सेविका का जो दावेदार होती है, उनका पढ़ाई जो शैक्षणिक होना चाहिए वह कम से कम 12वीं पास, जिसको हम लोग 12th बोलते हैं, तो 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास होने अनिवार्य होता है। और उन्हीं के साथ में जो सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली कर्मी होती है सहायिका, उनकी योग्यता कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, जिनको हम लोग बोर्ड परीक्षा कर सकते हैं कि 10वीं का बोर्ड देना अनिवार्य होता है, उनका शैक्षणिक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ दूसरा जो उसका गाइडलाइन है, दूसरा जो उसका नियम शर्तें हैं, आवेदन के समय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के 2 पदों की नियुक्ति इच्छुक आवेदिका का उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप आवेदन करने वाले होते हैं, कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट के लिए वो दिशा निर्देश यह भी है कि अपना जो उम्र है 18 से 35 के बीच यदि आपका उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे सेविका चुनाव चल रहा हो आपकी नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पे। तीसरा गाइडलाइन जो है आवेदिका पोषण क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। पोषण क्षेत्र में जो खान पान जो बच्चों को देना चाहिए वो पोषण बोलता है, पोषण क्षेत्र होता है उसका बहुरानी होना चाहिए। साथ ही साथ अविवाहिता लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाता है। इसमें जैसे कि विवाहित कुमारी लड़कियां होती बोलती है कि हम यहाँ के हैं, उनको पढ़ाई अधिक है, वो चाहती है, तो उसमें यह दावेदार नहीं कर सकते हैं। तथापि वो आपदा वैसी अपीड़िता लड़कियों को चयनित हो सकती है जो वह दिव्यांग परंतु काम कर सकती है। अविवाहिता, उनके शादी के बाद वो टूट जाता है, घर से उनका पति छोड़ देता है, उस टर्म कंडीशन में उस दौरान वह इस फॉर्म को फिल कर सकती है, आवेदन का दावेदारी कर सकती है, जो सेविका चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ तीसरा जो है चौथा, सामान्य योग्यता रहने पर चयन की विधवा प्रायिकता तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपको बता देते हैं कि जो सबसे पहले जो प्राथमिकता जिसको बोलते हैं, जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं, आरक्षण, तो आरक्षण सबसे पहले इनको दिया गया है, विधवा को दिया गया, प्रायिकता को दिया गया है और तलाकशुदा को दिया गया है। सबसे पहले इन लोग को मिलेगा विधवा, प्रायिकता, तलाकशुदा महिलाओं को इस आधार चयनित आयु नहीं माना जाए गाँव की बहुरानी नहीं हो। अब वो इसी कैंडिडेट जो गाँव की बहुरानी, अभी भी वही फर्स्ट टाइम जो थर्ड वाला जो गाइडलाइन था उसमें साफ तौर से बताया गया था क्या कुछ है, तो इसमें भी जो चौथा में वही बताया गया कि कौन कौन चीज़ हो। इसमें 3 लोगों को अहम भूमिका दिया गया है, पहला विधवा, दूसरा प्रायिकता और चौथा तीसरा आपका जाकर के तलाकशुदा। अब आपका हम पाँचवें पे जाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रश्नगत केंद्र में लाभान्वित उसी वर्ग से होनी चाहिए जिसका उस आंगनबाड़ी केंद्र में लाभान्वित
बहुल्य हो, मतलब कि आप सवाल आपके मन में उठता कि बहुल्य किसको कर सकते हैं। बहुल्य हम उसको कहते हैं जिसकी संख्या घनत्व जिसको बोल सकते हैं आबादी जिसमें अधिक है। जैसे कि हरिजन की आबादी अधिक है तो उसमें अधिक उनका फर्स्ट टाइम कंडीशन में उसका चयनित होता है। यदि आप वहाँ पे जनरल है तो जनरल लोगों का पहले प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ अब छठा पे ले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में लाभिकता बहुमूल्य वर्ग के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के अनुपालन की स्थिति में सेविका सहायिका चयनित के लिए पोषण क्षेत्र में आगत किया जाता है। एक में अनुसूचित जनजाति, सूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। इन जो आपका 4 कैटेगरी 4 तरह से विभाजित किया गया है, उन वही सभी चीज़ों के लिए है। जी हाँ, सातवां जो आपको बताने जा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयनित होने वाली महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप उनमें से कोई पागलपन होता है, दौरा होता है, तो उस कंडीशन में यदि वो चाहेगी कि हाँ हम काम करना चाहें तो उनको काम के लिए आवेदन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 8वां जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के निम्नलिखित में चयनित होने वाली गठन बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी के अध्यक्ष जिनका चयनित प्रक्रिया होता है, तो उनका मौजूदा जो हो कर सकते हैं तो वो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अध्यक्ष, संबंधित केंद्र के प्रभारी महिला परिशिक्षिका संयोजक, तीसरा संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया या तो फिर सदस्य, पंचायत समिति व सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो। आपका जाकर के ई नंबर पे आंगनबाड़ी केंद्र की ENM सदस्य, आंगनबाड़ी क्षेत्र के अवस्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सदस्य, इन सभी लोगों की मौजूदगी में वह चुनाव किया जा सकता है। इनमें से यदि कोई भी वंचित होता है तो उसमें आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर वहाँ पे लोगों की गैर मौजूदगी कैसी है। आप 9वें स्थान पे जो 9th में है वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन समिति द्वारा आम सभा समक्ष किया जाएगा। चयन समिति की बैठक में कोरम अध्यक्ष के अलावे कम से कम 3 सदस्य होंगे। इनकी बारे में तो मैं पुष्ट रूप से नहीं कर सकता, लेकिन हम बहुत जल्द CDPO जो होती है, इन सभी जो चुनाव करने वाली निर्धारित मैडम होती है, उनसे मिलने के बाद क्रोम जो आता है एक शब्द किस चीज़ पे आधारित है और क्या कुछ है, हम इसके बारे में आपको पुष्टि कर देंगे और खबर के माध्यम पे ही आपको बतला देंगे। चयन की प्रक्रिया, जी हाँ, आज सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि चयन की प्रक्रिया जो होता है कैसे है। ये नंबर पे है चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की तिथि निर्धारण किया जाएगा, जिसका विस्तृत प्रचार सभी लाभार्थियों को बीच किया दिया जाता है। जैसे कि जिनको चुनाव होना होता है, एग्जाम्पल से बता देते हैं कि चंदन का एग्जाम्पल ले लीजिए। चंदन का भी चुनाव होने वाला है। चंदन के मान के पूर्वी पंचायत है, चंदन के पूर्वी पंचायत में चुनाव होने वाला है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र समिति 10 आवेदक हैं, लाभान्वित है उसमें फाइल करने के लिए। उनको जानकारी दे देता है कि इस तारीख को चुनाव होने वाला, आप लोग वहाँ पे अपना आवेदन दे करके अपने जो योग्यता है अपने उससे सारे डॉक्यूमेंट कागजात लेकर के आप आंगनबाड़ी केंद्र में आइएगा, उस जगह पे आपका चयन की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ दूसरा, कम से कम 15 दिन के बीच अग्रिम सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित आम सभा का बहट आहूत किया जाएगा। कम से कम 15 दिन के भीतर यह जानकारी दे दिया जाता है कि किस तरह से उनका आम सभा होना है। तीसरा, प्रचार प्रसार के दायित्व संबंधित महिला प्रशिक्षिका का होगा, जो पोषक क्षेत्र के लाभान्वित परिवारों को सभा करके आयोजन कम से कम 30 लाभान्वित परिवारों को व्यक्तिगत हस्ताक्षर आम सूचना देकर करवाए परिणाम स्वरूप रखेंगे। अब ये सवाल उठता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव के दरमियान उनको गांव का जो पोषण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, कम से कम 30 से 40 का चुनाव होता है। चुनाव उसमें एक प्रस्ताव कॉपी आता है, रजिस्टर जिसको बोलते हैं खाता, उस प्रस्ताव खाते में साफ तौर से लिखा रहता है किन किन लोगों की मौजूदा में और किस तरह से किनको चयनित किया जाना है, आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, इस आम सभा में क्या कुछ गतिविधि सामने आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो हम अब आपको बता देते हैं। ई में आम सभा में उसी सार्वजनिक स्थान पर की जाएगी जहां आंगनबाड़ी की केंद्र अवस्थित हो। चयन के लिए उद्योजित आम सभा कम से कम 50 लाभान्वित परिवार को सूचित उपस्थिति होना, कम से कम, जिसमें कम से कम 25 महिला होना चाहिए। 50 लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए, जिसमें 25 महिला, कम से कम 25 महिला मौजूदगी होनी चाहिए। 25 महिला से यदि कम हो जाता है तो उसमें भी एक आधार बनता है। इन पे आम सभा में आवेदकों को निर्धारित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें आवेदिका अपने निम्न सारणी के अनुरूप आधार उच्चतम अंक प्राप्त किया जाएगा। अब उनके अनुसार सब बात सामने आएगी कि आखिर उनकी जो शैक्षणिक
योग्यता है उस योग्यता के आधार पे उनको अंक दिया जाएगा, जिसके आधार से उनका चयनित की प्रक्रिया चल पाएगी। तो हम आपको उस अंक के बारे में बतला देंगे जो अंक दिया जाएगा। सवाल आपके मन में उठेगा कि अंक किस आधार पे किस तरह से दी जाती है। तो हम आपको यूँ बता दें कि जो गाइडलाइन के दिया गया जो अंक है, जो डिजिट दिया गया है, उस डिजिट में क्या कुछ बातें सामने आ रही है। तो हम आपको यूँ बता दें गाइडलाइन के अनुसार से मैट्रिक, जिसको हम लोग बोर्ड परीक्षा, 10वीं का जो परीक्षा है, जिसके 10वीं में 75% से अधिक होता है, उसको 15 नंबर देना अनिवार्य होता है। जिसका 60% से लेकर 75% है, उससे या कम है, उसको 11 नंबर देना है। 45 से अधिक और 60% से कम हो, उसको 7 नंबर देना है। और 45% से अथवा उससे कम हो, उसको 3 नंबर देना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हम पुनः रिपीट कर देना चाहते हैं। 75% से अधिक यदि रहता है, उसको 15 नंबर देने का रहता है। 60 से 75 के बीच होता है, उसको 11 नंबर देना होता है। और 45 से 60 के बीच होता है, उसको 7 नंबर देना है। और 45% से कम यदि किसी का निकल जाता है, उसको 3 नंबर देना होता है। उसके बाद आपका 10वीं के बाद होता है 12वीं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। 12वीं में जो बच्चे 75 हैं, उसको वही सेम टर्म कंडीशन है, 15 देना है। 60 से 75 जिसका रहेगा, 60 से 75 के बीच जिसका रहेगा, उसको 11 देना है। 45 से 60 के बीच रहेगा, उसको 7 देना है। और 45 से कम जिसका रहेगा, उसको 3 नंबर देना है। स्नातक, जिसको ग्रेजुएशन जिसको कह सकते हैं, बीए जिसको बोलता है, बैचलर डिग्री जिसको बोला जाता है, स्नातक वाला जिसका है, उसको 75 से अधिक रहेगा, उसको 10 नंबर दिया जाएगा। जिस 75 पर जिस इंटरमीडिएट था, 10th था, उसमें दिया जाता था तो आपके जाकर के 15 नंबर। उसी में 75 से यदि कम हो रहा है, तो उस दरमियान में अब ग्रेजुएशन जिसको बोल सकते हैं, स्नातक का होता है, उसमें स्नातक आप 75 से एबव ला रहा है, उसको 10 नंबर दिया जा रहा है। 60 से 75 आएगा, उसमें 4 नंबर दिया जाएगा। और 45 से 60 के बीच रहेगा, तो 4 दिया जा रहा है। और 45 से कम नंबर यदि आता है, तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। मेरी बातों का पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सही तरीके से जानने का कोशिश भी करिएगा। स्नातक कोर, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं स्नातक कोर, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जिसको हम लोग पीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कर सकते हैं। उसमें यदि कितना भी नंबर आप लेके आ रहे हैं, कितना भी आपका हाईएस्ट नंबर है, उसमें आपको कुल 5 ही नंबर मिलने वाला है। चाहे 45 है, 60 रहे, 70 रहे, उस दरमियान आप यदि बोलिएगा कि हम में अधिक नंबर है, उस दरमियान आपको गाइडलाइन के अनुसार से आपको 5 ही नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको अधिक नंबर नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ विधवा, प्रायिकता, तलाकशुदा, इस सभी महिलाओं को एक आरक्षण बोला था ना, उस फर्स्ट टाइम जब वो गाइडलाइन दिया, उस समय आपको बता दिए थे कि साफ तौर से जो गाइडलाइन है, उसमें पहले 3 लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, विधवा, तलाकशुदा और प्रायिकता को। तो आप तीनों को जो है, ये तीनों का पॉइंट बन जाता है, उसमें आधारित आता है। और उस कैटेगरी में जो शामिल उस महिला लोग आ जाती है, तो उनको जेन्युइनली उनको पहले ही 5 नंबर दिया जाता है। अलग से उनका जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो तो है ही है, लेकिन 5 नंबर उनका यदि शैक्षणिक आधार पर जाती है, तो उसमें इनका 5 नंबर रखा हुआ रहता है। साथ ही साथ पोषण सखी के रूप में संतोष पद का हेतु अनुभव, यदि उनका पास एक्सपीरियंस है कि हाँ हम काम किए हुए हैं, काम करते थे, कैजुअली रूप में जो कोई एक देखिए कैजुअली रूप में काम करता है, किसी अंडर में काम करना होता है कि चलो हम तुम 4 दिन के लिए, 10 दिन के, 15 दिन तुम यहाँ पे काम कर सकती हो, तो काम कर रहे हैं। काम करने के बाद उनको कोई प्रमाणिक पत्र दिया जाता है, उस दरमियान उसको भी उन पर 5 नंबर दे सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक संतोष पदक कार्य अनुभव, सेविका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अभूतपूर्व पर 5 से 8 वर्ष का यदि एक्सपीरियंस उसके पास है, तो उनको भी वह 5 ही नंबर दिया जाएगा। 8 से 10 वर्ष का यदि अनुभव उनके पास है, तो उनको 7 नंबर मिलेगा। और 10 वर्ष से यदि अधिक उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो उनको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये कुछ गतिविधियां थी जो आपको हमने बता दिए हैं साफ तौर से। आप उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ों को जानने के बाद आपको इन सभी चीज़ों के बाद झुलसना, समझना, उलझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हालांकि बहुत जगह पर ऐसे सुनने को आता है, हुआ हंगामा, शोर शराबा, आखिर जो आपका CDPO हो या कोई भी अधिकारी हो, विभाग से चुनाव के दौरान आते हैं कागजात को लेकर के, तो गुस्सा से आक्रोश होकर के उस सभी पेपरों को फाड़ दिया जाता है, गुस्सा से नाराज़गी हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम अपने द्वारा, आपके द्वारा जो गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन में जो अभी वर्तमान में प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इन्हीं सभी गाइडलाइन के अनुसार से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ जो आपको बतलाए हैं, उन्हें आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।